हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान में कोई भी भर्ती परीक्षा हो, किसी भी भर्ती परीक्षा में नकल हुए बिना नहीं रहती। और विद्यार्थी, स्पेशली मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो ईमानदारी से पढ़ते हैं, जिन्होंने अपना घर बार सब परीक्षाओं की तैयारी के लिए छोड़ा हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जिनके पास में बहुत मुश्किल से दो पैसा वो इकट्ठा करके कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके लाते हैं। कोई अपनी ज़मीन गिरवी रख के ला रहा है, कोई माँ बाप अपने खेत खलिहान गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कोई अपना पेट काट के बच्चों को दो पैसे दे रहे हैं। और इन सारी मुसीबतों के बाद जब बच्चा जी जान लड़ा के रात दिन जाग के तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद जिस दिन वो पेपर देता है तो उसे एहसास होता है कि अब मैं पास हो सकता हूं। लेकिन अगले दिन अखबार में खबर आती है कि पेपर तो आउट हो गया या पेपर में तो नकल हुई है। अब सोचिएगा जरा कि एक वो बच्चा जिसने अपना सब कुछ दाव पे लगा रखा है, एक वो माँ बाप जिसने अपनी पूरी जन्म की पूंजी दाव पे लगा दी बच्चे को पढ़ाने के लिए, इस चाव में, इस इच्छा में कि उसकी नौकरी लगेगी, उसका भविष्य सुधरेगा। लेकिन बीच में दो चार ऐसे लोग आके नकल गिरोह बीच में शामिल होके गलत तरीकों का प्रयोग करते हैं, बच्चों के साथ चीटिंग करते हैं और उन बच्चों के साथ में धोखाधड़ी है ये जिन्होंने मेहनत की है। तो ऐसे में बच्चे का मनोबल दिन दिन टूटता है। और इसके साथ साथ जब ये नकल की बातें आती हैं तो भर्ती परीक्षाओं शक के दायरे में आ जाती है। बच्चा ये सोचता है कि मेरी तैयारी करने का क्या मतलब, मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा, मुझे सीट नहीं मिलेगी, सीट तो कोई नकलची ले जाएगा जिसकी जेब में दो पैसे हैं। इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं सरकार को संवेदनशीलता के साथ देखने की जरूरत थी। ऐसा नहीं है कि हमारे राजस्थान में इस संबंध में, नकल के संबंध में कोई कानून नहीं था। कानून था, लेकिन वो कानून ना होने के बराबर है। हमारे राजस्थान में इससे पहले कौन सा कानून था उसको हम लोग देखते हैं। राजस्थान में इससे पहले 1992 में एक कानून पारित किया गया था, जिस कानून में ये व्यवस्था की गई कि अगर किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में कोई भी व्यक्ति अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, नकल करने की कोशिश करता है, तो उसको हम लोग सजा देंगे। और वो सजा आप देखेंगे तो एक कहावत आपने सुनी है ना, खोदा पहाड़ निकली चोइया या ऊंट के मुंह में जीरा, बिल्कुल वैसी है। होना या ना होना बराबर था। सजा ये थी कि 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और इसके साथ साथ 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। और ये कानून भी कहीं ना कहीं यूं समझें कि बिना दांतों का शेर था, इसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो जो लोग हैं सारे के सारे नकल गिरोह, षड्यंत्रकारी, पेपर लीक करने वाले, ब्लूटूथ से नकल करवाने वाले, वो सभी के सभी लोग आज़ादी से मजे से घूमते हैं। इस कानून में सजा पाने की बजाय वो लोग शान से फिर बाहर आ जाते हैं, फिर नकल करवाते हैं। आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो नकलची गिरोह एक बार नकल में पकड़ा जाने के बाद भी हमारी एसओजी जब उसको पकड़ लेती है, उसके बाद वो फिर से नकल करवाता हुआ दूसरी किसी वैकेंसी में उसका नाम आ जाता है। तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए सरकार ने एक नया कानून पारित किया। इवन मैं ये कहूँगा कानून नया नहीं पारित किया, 1992 के कानून को संशोधित किया, अमेंड किया। अब इसको आपको ध्यान से देखना है कि अब क्या प्रावधान है। और मैं ये जानता हूँ, ये कहते हुए मुझे कोई तकलीफ नहीं होती कि नकल करने वाले कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जो चीज़ आपको बिना मेहनत के मिल जाए ना, उसकी आपको कभी वैल्यू नहीं समझ में आएगी। और जब वैल्यू नहीं समझ में आएगी तो ऐसी वो नौकरियां करेंगे। और ये बात तो बचपन से सुनते आए हैं कि बेईमानी से किया हुआ काम कहीं ना कहीं आपको इसी जीवन में तकलीफ दे देता है। तो इसलिए मैं उन विद्यार्थियों से अभी मुखातिब हूँ, उन विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ जो मेहनत कश हैं, मेहनत से काम करना चाहते हैं। तो आप सभी लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें। कानून का हमारा नाम है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2022। अब अनुचित साधन क्या है और क्या नए प्रावधान है उसको पढ़ते हैं। पुराना प्रावधान क्या था, मैंने बताया कि पुराने प्रावधान 1992 के अधिनियम में थे, जिसके अंदर 3 साल तक की जेल और 2000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान था, और उसका भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन था ही नहीं। अब नए कानून में सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए। नया कानून सबसे पहले बताता है कि अनुचित साधनों का मतलब क्या है। परीक्षार्थी के लिए अनुचित साधन किसे मानेंगे, और परीक्षार्थी को छोड़ के जो अन्य व्यक्ति हैं उनमें भी परीक्षार्थी शामिल है, परीक्षार्थी और अन्य व्यक्तियों के लिए अनुचित साधन किसे मानेंगे। परीक्षार्थी के लिए अनुचित साधन का मतलब है जब वो परीक्षा देने के लिए जाता है तो परीक्षा देने के लिए जाने के वक्त या परीक्षा के दौरान वो किसी पर्ची का प्रयोग करता है, नकल करने का प्रयोग करता है, ब्लूटूथ डिवाइस कान में लगा के ले जाता है। इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो सारी की सारी विद्यार्थी के लिए अनुचित साधन मानी जाएंगी। और विद्यार्थी को छोड़ के जो अन्य व्यक्ति हैं उनको भी तो शामिल करना चाहिए। तो जो अन्य व्यक्ति हैं, अन्य व्यक्ति कोई विद्यार्थी को नकल करवाने की कोशिश कर रहा है, अन्य कोई व्यक्ति विद्यार्थी को पेपर सॉल्व करके अवेलेबल करवा रहा है, अन्य कोई व्यक्ति ब्लूटूथ डिवाइस पे दूर से बैठ के विद्यार्थी को आंसर बता रहा है, अन्य कोई व्यक्ति कागज पे लिख के उसको आंसर दिखा रहा है, जो भी, तो इस तरह के जितने भी काम होंगे वो सभी के सभी हमारे लिए अनुचित साधन माने जाएंगे। सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो अनुचित साधन का मतलब है परीक्षा जिस ईमानदारी से देनी चाहिए उस ईमानदारी को छोड़ के कोई भी गलत रास्ता अपनाया वो सब अनुचित साधन है। कागज की पर्ची,
मोबाइल में आंसर देखना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग करना, ब्लूटूथ का प्रयोग करना, हाथ पैर में कहीं पे कुछ लिख के लाना, एक दूसरे को नकल करने के लिए हेल्प करना, ये सब हमारे लिए अनुचित साधन कहलाएंगे। उसके साथ साथ प्रश्न पत्र संबंधी नियम भी यहाँ पे बनाए गए। वो क्या है, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कब्जे में प्रश्न पत्र रहता है। ऐसा तो होता नहीं कि आज सुबह पेपर है 9 बजे तो ठीक 9 बजे पेपर छपेगा, रूम में आ जाएगा। पेपर 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले छपेगा, फिर कई जगह, एक जगह छपेगा तो कई जगह होता हुआ वो अंत तक विद्यार्थियों तक, केंद्रों तक पहुंचेगा। इस बीच में कई लोगों के कब्जे में प्रश्न पत्र रहता है, क्वेश्चन पेपर रहता है। तो ये कानून कहता है कि जिस व्यक्ति के पास क्वेश्चन पेपर है उस व्यक्ति को अपनी ड्यूटी के अलावा, जब तक उसकी ड्यूटी उसको ऐसा करने के लिए ना कहे, तब तक उसको प्रश्न पत्र को खोलना नहीं है और किसी और के सामने प्रकट नहीं करना है। उसको हम लोग एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ परीक्षा कार्य में जो व्यक्ति लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये तो थे वो जिन्होंने प्रश्न पत्र को संभाला, अब जो व्यक्ति परीक्षा में ड्यूटी दे रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि जब तक उनकी ड्यूटी परमिट ना करे तब तक वो प्रश्न पत्र को खोलेंगे नहीं, और जिस समय वो परीक्षा संचालित कर रहे हैं उस दौरान भी प्रश्न पत्रों को बाहर आउट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों को पहले से ही फिक्स किया जाएगा, और जो इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा केंद्र फिक्स होंगे उन परीक्षा केंद्रों के अलावा किसी भी परीक्षा केंद्र में परीक्षा नहीं होगी। तो बार बार जो ये आरोप लगते हैं कि कलेक्टर ने उस सेंटर को परीक्षा केंद्र बना दिया, वो ब्लैक लिस्टेड था फिर भी उसको परीक्षा केंद्र बनाने की जिम्मेदारी दी गई, ये अब खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति जो इस कानून के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा जिसको अधिकृत नहीं किया गया है, वो किसी भी कीमत पे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। चाहे वो परीक्षा केंद्र, जैसे मान लो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है और वो बोलेगा कि मैं तो कॉलेज के मालिक का बेटा हूँ, कॉलेज के मालिक का भाई हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं MP हूँ, MLA हूँ, जी नहीं, आपकी परीक्षा केंद्र में कोई भी एंट्री नहीं होगी जब तक ये कानून परमिट ना करे या जब तक कोई अधिकारी आपको ऐसा करने के लिए ना कहे। अच्छा, ये तो हो गई सामान्य बातें, सीधी सीधी बात, नकल को रोकना है। लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि पहले कानून होते हुए भी लोग डरते नहीं थे क्योंकि उसमें सजाएं ना के बराबर थी। अब बात आती है कि सजाओं को सख्त कर दो। एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या सजाएं सख्त होनी चाहिए, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ सख्त सजाएं होनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं। लेकिन अब की बार सरकार ने यहाँ पे सख्त सजाएं मेंशन कर दी, बना दी, और इतनी सख्त बना दी कि जिससे नकल करने वालों के अंदर एक भय पैदा हो। लेकिन सो की बात एक है, ये भय बनाना एक बात, लेकिन असल में ये भय बना तब रहेगा जब 2-4 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। समाज में जब उदाहरण पेश होंगे कि देखो उसने नकल किया, उसके साथ ऐसा हुआ, तब जाके समाज में कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा और लोग सुधरने की कोशिश करेंगे, नकल को छोड़ के उचित साधनों का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। देखिए सजा क्या क्या है। सबसे पहले सजा है अभ्यर्थी के लिए, परीक्षार्थी के लिए। जो बच्चा परीक्षा दे रहा है अगर उसने अनुचित साधनों का प्रयोग किया और पकड़ा गया तो हम उसको 3 साल तक की जेल इस कानून के अंतर्गत करवा सकते हैं, अप टू 3 इयर्स इंप्रिजनमेंट। पहले भी थी, अभी भी होगी। लेकिन अब की बार जुर्माना देखिए आप, जुर्माना होगा न्यूनतम 1 लाख रुपए। पहले अधिकतम 2000 का जुर्माना था, अब कम से कम 1 लाख का जुर्माना होगा। ऊपर कितना जुर्माना होगा वो जज फैसला करेगा, जज साहब फैसला करेंगे। इसके साथ साथ अब हो सकता है कि एक विद्यार्थी को पकड़ लिया गया और उसको जेल की सजा दे दी गई कि जाओ इसको 3 साल के लिए अंदर कर दो, और मान लो कि उसको बोला गया कि इससे 5 लाख रुपए जुर्माने के वसूलो। हो सकता है कि वो जुर्माना चुकाने में समर्थ ना हो। अगर वो जुर्माना चुकाने में समर्थ नहीं है तो ये कानून कहता है कि ठीक है, जुर्माना नहीं दे पा रहे ना आप, तो 9 महीने की एक्स्ट्रा जेल होगी आपको। तो ये जेल अलग, और जुर्माना ना चुकाने के कारण 9 महीने की एक्स्ट्रा जेल अलग। उसके बाद बात आती है अन्य व्यक्तियों की। अन्य व्यक्ति कौन है? परीक्षार्थी को छोड़ के अन्य व्यक्ति जो नकल में शामिल है, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो आजकल नाम चले ना कहीं बत्ती लाल और ये लाल और पता नहीं कौन कौन, तो वो लोग जो परीक्षार्थी नहीं है लेकिन फिर भी नकल गिरोह में शामिल हैं, षड्यंत्र रचते हैं, पेपर आउट करते हैं, पेपर को बेचते हैं, पेपर सॉल्व करवाते हैं, पेपर सॉल्व करवा के उसके आंसर पहुंचाते हैं, OMR शीट को बदल देते हैं, इस तरह की जैसी भी गतिविधि है वो सभी के सभी अन्य व्यक्ति कहलाएंगे। इन अन्य व्यक्तियों के साथ सजा में परीक्षार्थी भी सम्मिलित होगा। उसमें देखिए 5 से 10 वर्ष की जेल है। इसका मतलब है कम से कम 5 साल की जेल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की। दूसरी भाषा में ये समझ लो कि अगर पकड़ा गया तो 5 साल जेल जाना तो पक्का है। ज़्यादा कितनी जेल होगी ये जज साहब डिसाइड करेंगे, लेकिन 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी। असल मुद्दे की बात यहाँ आती है 10 लाख से लेके 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। 10 लाख से लेके 10 करोड़ तक का जुर्माना। इसका मतलब कम से कम जुर्माना कितना होगा? हमने जज साहब को भी यहाँ पे बाउंड कर दिया, बाध्य कर दिया कि कम से कम 10 लाख रुपए ठोको इसके ऊपर, और ज़्यादा तो 10 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। केस टू केस डिपेंड करेगा। अब सोचिए, ये जुर्माना सख्त तो है, और इसके साथ साथ अगर वो जुर्माना चुकाने में सक्षम नहीं है तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, लाओ आपके लिए ऑफर लाएं 2 साल की जेल एक्स्ट्रा।
अगर 5 साल की जेल यहाँ हुई तो 5 और प्लस 2 हो गई 7। अगर 10 साल की जेल हुई तो 10 और 2 12 साल जेल में रहेगा। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है, फिर वो तो जुर्माना क्यों देगा? नहीं देगा तो जेल में सड़ेगा। इसके साथ साथ ऐसा देखा गया है कि कुछ कोचिंग संस्थान, कुछ स्कूल कॉलेज, ये सब लोग ये भी कई बार इन सब मामलों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। कई कोचिंगों का नाम इसमें आ जाता है कि कोचिंग वाले नकल करते हैं, नकल करवाते हैं। अगर कभी भी ऐसा पाया गया तो नॉर्मली ये कोचिंग क्लासेस वगैरह कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होती हैं या फिर किसी कॉरपोरेट के रूप में रजिस्टर्ड होती हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए एक बहाने का प्रयोग करते हैं कि भाई मैं तो कंपनी का निदेशक हूँ, डायरेक्टर हूँ, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ। ये कानून कहता है कि या तो आप प्रूव कर दो कि आपको कुछ पता नहीं तो हम आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। आप बच नहीं पाओगे कि मेरे साझेदार ने किया, मुझे पता नहीं, मैं निदेशक हूं, मुझे पता नहीं, कर्मचारियों ने किया होगा। आपकी संस्था है, आप जिम्मेदार रहेंगे उसके लिए। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान, अगर ऐसा हुआ किसी संस्थान वगैरह की वजह से, किसी अन्य व्यक्ति की वजह से पेपर लीक हुआ तो उस संस्थान से हम लोग परीक्षा की पूर्ण लागत वसूलेंगे। इसका मतलब राज्य सरकार को परीक्षा कराने में 5 करोड़ लगे तो उसको बोलेंगे 5 करोड़ चुकाओ आप सोच के देखिए कितना बड़ा अमाउंट है। और इसके साथ आप जानते हैं कि नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है, संस्था को काम करने से रोक देना, लाइसेंस रद्द कर देना, वो सब तो आम बातें हैं ही। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अब की बार जोड़ी गई है वो है संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण। ये कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ साहब जो है उनसे प्रेरित है, बुलडोजर चलाने वाला कारनामा। ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को नकल गिरोह में, षड्यंत्र में पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद पता चला कि उसने वो संपत्ति नकल करवा के इससे पैसे कमा के हासिल की है, तो उस संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। कुर्क करने का मतलब है उसको सील बंद कर देंगे और उस व्यक्ति को उसको उपयोग नहीं करने देंगे। और अगर साबित हो गया कि ये नकल से बनाई हुई संपत्ति है तो हम उसका अधिग्रहण कर लेंगे, सरकार के अधीन आ जाएगी वो। चलिए, अब और इंपॉर्टेंट प्रावधान क्या है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास जो पहले से कोर्ट बने हुए हैं उन कोर्ट्स के ऊपर तो पहले ही बहुत प्रेशर रहता है, मामले लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि जज लोग काम नहीं कर रहे, दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन मामले इतने आते हैं कि वो अपनी पूरी क्षमता से काम करें तब भी सभी को सॉल्व नहीं कर पाते। अगर नकल के मामले भी वहां जाएंगे तो लंबे समय तक लटके रहेंगे। तो राज्य सरकार ने बोला कि हम विशेष अदालतें स्थापित करेंगे जिनका एकमात्र काम है नकल के मामले सुनना। और मान लीजिए कि पहले से कोई मामला दूसरी अदालत में चल रहा है, उसको भी ले आएंगे उठा के और इन विशेष न्यायालयों के अंदर ही सुनवाई होगी। तो नकल के मामले सुनने के लिए विशेष न्यायालय होंगे। इसके साथ साथ जब भी नकल का केस आएगा तो उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो कम से कम एएसपी रैंक का होगा। इसका मतलब अब जांच करने वाला कम से कम आरपीएस या आईपीएस अधिकारी होगा, उससे नीचे के लोग जांच में शामिल नहीं होंगे, जांच को लीड नहीं करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कानून में जितने भी अपराध हैं वो असंज्ञेय, अजमानती और अशमनी होंगे। मतलब इस कानून के अपराधों में अगर कोई पकड़ा गया तो उसके लिए जमानत का प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि कानून में पकड़ लिया गया, जमानत पे बाहर आ गया, नहीं, आप तो अब अंदर रहोगे, आपको सजा होगी, सजा भुगतोगे तभी बाहर आओगे। और अशमनीय है, आपको क्षमा याचना की परमिशन नहीं है, आपको क्षमा नहीं किया जाएगा। तो देखिए, ये तो हमारा नया कानून था। अब इस कानून के प्रावधानों को असली महत्व तब मिलेगा जब सच में धरातल पे ये लागू हों। मैं हमेशा कानून पढ़ाते समय बच्चों को एक बात कहता हूँ कि भारत में कानूनों की कमी नहीं है। भारत में बहुत सुंदर, बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं, कमी कहीं और है। और वो कमी यहाँ पे है कि कानून जैसे बने हैं उस भावना से कानून लागू नहीं हो पाते। इसके पीछे प्रशासनिक जो हमारा अमला है या जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। यहाँ भी अगर ये ढंग से लागू नहीं हुआ तो ये भी एक बात बन के रह जाएगी। लेकिन अगर इसको ढंग से लागू कर दिया जाए और 2-4 एग्जाम्पल सेट हो जाए जो 5-10 साल के लिए अंदर हो जाए, 2-4-5 करोड़ रुपए की उनके ऊपर जुर्माना पड़ जाए, तो शायद लोगों में सुधार होगा। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पे बहुत सोचने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन पे, सरकार पे नहीं है। हम हर चीज़ के लिए सरकार के आगे हाथ कब तक फैलाते रहेंगे? इसकी असली जिम्मेदारी विद्यार्थियों की है। आप खुद से अपने आप को ऐसा तैयार कर लो कि हमें अनुचित साधनों की ज़रूरत ना पड़े। और अगर हमें पता चले कि कोई अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहा है, गलत तरीके अपना रहा है, तो हम जाके उनको रोकें या हम सरकार को इस बात की सूचना दें कि ऐसे लोग ऐसे साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। याद रखिएगा, हम हमेशा दूसरे लोगों को दोष नहीं दे सकते।
एक आदमी पेपर इसलिए लीक कर रहा है क्योंकि मेरा मतलब है कुछ विद्यार्थी उस नकली पेपर की मांग कर रहे हैं, लीक किए हुए पेपर की मांग कर रहे हैं, इसलिए वो पेपर आउट करके बाजार पे 2 करोड़ का बेच पा रहा है, क्योंकि आप 2 करोड़ में खरीदने को तैयार हैं। अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, मेहनत कीजिए, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत आपको कभी पड़ेगी ही नहीं। और याद रखिएगा, मार्केट में, बाजार में, राज्य में, देश में इतने लोग नौकरियां कर रहे हैं, सब नकल के सहारे पास नहीं हुए हैं। आज भी मेहनत करने वालों का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। तो मेहनत कीजिए और उम्मीद कीजिए कि सरकार ने जो कानून बनाया है वो सच में लागू होगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग चलते हैं आगे। तो आज की क्लास के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।